डेमोक्रेसी हमें सिखाया जाता है कि ये एक सिस्टम है और इसकी पावर जनता के हाथ में है। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक इल्यूजन हो? ये भारत माता का संविधान है, इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं, ये संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता। ये तस्वीर ये आज की नहीं है, बल्कि 75 साल पहले जन्मी एक पुरानी बीमारी के सिम्टम्स हैं। एक ऐसे सिस्टम के जिसको हम इंडिया का इंडिपेंडेंट और मोस्ट पावरफुल एम्पायर समझते थे, लेकिन वो हमेशा के लिए एक कंट्रोल्ड एसिड था। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप इस वीडियो को एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम समझ रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। लेकिन ये वीडियो कोई ब्लेम गेम नहीं है, ये एक सिस्टम ब्रेकडाउन की इन्वेस्टिगेशन वीडियो है। इस वीडियो में मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आपको डेटा, एविडेंस और फैक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर को ये लग रहा होगा कि ये सिस्टम खराब हो चुका है, टूट गया है। लेकिन सच तो यह है कि सिस्टम बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसे इसको बनाया गया था, जैसे इसको डिजाइन किया गया था। और ये सिस्टम टूटा नहीं है, बल्कि एक्सपोज हुआ है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हर धोखे की जड़ें उसकी बुनियाद में होती है, और हमारी डेमोक्रेसी में इस धोखे की जड़ें आर्टिकल 324 में है, जिसको 1949 में संविधान सभा के अंदर बनाया गया था। हमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम है पार्लियामेंट, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन को फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराना। इसकी टॉप लीडरशिप में होते हैं 3 लोग, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इस डिजाइन में जानबूझकर कुछ ऐसे लूप होल छोड़ दिए गए जो उसकी आजादी को सिर्फ पेपर्स में दिखाते हैं। और ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या है ये लूप होल्स? लूप होल नंबर 1, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। हमारे संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि प्रेसिडेंट ही कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, लेकिन भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सलाह के बिना कुछ नहीं करते। ये वही बात हुई कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला है, और इंग्लैंड टीम के कैप्टन को बोला जाता है कि आप तीनों एम्पायर को खुद चूज कर सकते हो, वो आपकी टीम के भी हो सकते हैं। तो फिर ये फेयर कैसे हुआ? ये तो सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने इस खतरे को पहचाना था। इन्होंने कहा भी था कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट से बाहर होना चाहिए, लेकिन 1950 में इस मैटर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इस एम्पायर को चुनने की पावर कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के हाथ में थी। लूप होल नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंसी। इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। हर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे डिपेंड रहता है, जैसे टीचर्स पे, क्लर्क पे, ऑफिसर्स पे। इसके अलावा ईसी का जो एनुअल बजट होता है वो भी हमारी पार्लियामेंट पास करवाती है, मतलब हमारी गवर्नमेंट पास करवाती है, और इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब इमेजिन करिए, जिसके हाथ में स्टाफ और पैसा दोनों नहीं है, उसके पास भला कैसी पावर? और गवर्नमेंट इसी बेस में इस एम्पायर को अपने हाथों में नचाती है। और अगर इलेक्शन कमीशन को किसी स्टेट में इलेक्शन करवाने होते हैं तो इसे सेंट्रल फोर्स चाहिए होती है, जिसकी परमिशन इसे होम मिनिस्ट्री से मिलती है। और सेकंड साइड, अगर इसे इलेक्शन के लिए बजट चाहिए होता है तो इसकी परमिशन इसे सरकार से लेनी पड़ती है। इनको लॉ मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, ये आजादी है या मजबूरी है? बात करते हैं तीसरे लूप होल की, इम्बैलेंस्ड सिक्योरिटी। ये सबसे सातिर लूप होल है, सबसे सातिर चाल है। संविधान कहता है कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, यानी पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ इम्पीचमेंट हो। अब सुनने में ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी 2 कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकते हैं, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश हो तो। इसका मतलब है अगर सरकार कंप्लाइंट सीईसी को अपॉइंट कर दे तो वो बाकी नॉन कंप्लाइंट दोनों कमिश्नर को आसानी से निकाल सकती है। ये एक ऐसा डिजाइन फ्लो था जो आगे चलकर एक पावरफुल वेपन बनने वाला था, और ये ऐसा हुक्म का पत्ता था जिसमें सही वक्त पे सही आदमी को अपॉइंट करने पे सारा खेल टिका पड़ा था। और अब इन लूप होल्स के साथ बनाई गई इलेक्शन गेम की रूल बुक, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 RPA। चलो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। मान के चलो इलेक्शन एक क्रिकेट का मैच है, और इस मैच को खेलने के लिए एक रूल बुक बनाई गई है जिसमें लिखा है क्या करना सही है और क्या करना गलत है। बस यही है RPA। इस रूल बुक में साफ साफ लिखा है कि आप क्या क्या गलती करेंगे और आप गेम से आउट हो जाएंगे, और इस आउट होने को बोलते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा इलेक्शन
में की गई धांधली। फॉर एग्जाम्पल, आरपीए रूल बुक का एक रूल है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट धर्म या कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। अगर मांगा तो वो इलेक्शन के गेम से आउट हो जाएगा, मतलब उसका नामांकन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इलेक्शन के लिए रूल बुक तो है, पर इस मैच का अंपायर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करता। पावरफुल नेता सबके सामने धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। This is extreme communalism on the part of the Congress party, absolute communalism on the part of the Congress party, and it's a shame, it's an absolute shame. अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहाँ चल रहा है। चेतावनी देने आया हूं मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे, मेरे मुसलमान भाई। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और इलेक्शन कमीशन सिर्फ देखता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करता, बस एक छोटी सी वार्निंग देके छोड़ देता है। और इसी वीकनेस की वजह से ये रूल बुक नेताओं को बचकर निकलने का रास्ता देती है। मतलब कानून तो है, मगर उसे तोड़ने की सजा नहीं मिलती, और हर पार्टी इस रूल बुक का जमकर फायदा उठाती गई। अब जब इस सिस्टम में इतने सारे लूपहोल्स थे, तो इस नए नए बने इलेक्शन कमीशन को दिया गया भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनरल इलेक्शन का काम। और इस इम्पॉसिबल मिशन के लिए चुना गया सुकुमार सेन को, जो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। अब इनके सामने एक चैलेंज था। 1951 में देश में 17 करोड़ 30 लाख वोटर थे, जिनमें से 85% लोग ऐसे थे जो सही से पढ़ और लिख नहीं पाते थे। और ये था ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन एक्सपेरिमेंट, जिसको वेस्टर्न मीडिया लिव इन द डार्क या फिर एक्ट ऑफ फेथ के नाम पे हंस रही थी। अब सेन और उनकी टीम ने कमाल के इनोवेशन किए। उन्हें पता था कि मैक्सिमम वोटर्स पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो उन्होंने हर पार्टी को चुनाव चिन्ह दिए। हर कैंडिडेट के लिए एक बैलेट बॉक्स चुना गया और उस बैलेट बॉक्स में उस कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह लगाए गए, जिससे वोटर अपनी पसंद वाले सिंबल बॉक्स में बैलेट पेपर को डाल सके, मतलब वोट डाल सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज था, वो था फीमेल वोटर्स। वोटर लिस्ट बनाते समय शिव कुमार की टीम को पता चला कि मैक्सिमम वुमन वोटर्स ने अपना नाम राम की वाइफ या लखन की बेटी ऐसा दिया है, लेकिन सुकुमार सेन ने इन वोटर्स को रजिस्टर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वोटर की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और इसी डिसीजन से उन लाखों महिलाओं को अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली। अब 4 महीने तक चलने वाले इन इलेक्शंस को दुनिया ने एक मिरेकल माना, और इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप के इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इस चमत्कार के पीछे वो लूप होल्स जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, वो अभी भी मौजूद थे, जो धीरे धीरे एक वायरस बनने वाले थे। अब अगले 40 साल कांग्रेस ने लूप होल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, जो साइलेंटली पर्दे के पीछे चलता रहा। 1952 से लेकर 1975 तक, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक मैक्सिमम टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। और इस वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब था कि इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच क्लैश होने का चांस बिल्कुल जीरो, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसका अनलिमिटेड बार मिसयूज किया। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल टूर कब चुनाव की रैली बन जाता था, ये इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं चलता था। सरकारी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन टीवी कांग्रेस की एड दिखाने की मशीन बन चुकी थी। शाह कमीशन, जो इमरजेंसी के बाद बनाई गई थी, उसने खुद अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि कैसे स्टेट मीडिया रूलिंग पार्टी कांग्रेस के एजेंडा दिखाने में बिजी रहती थी, और कांग्रेस ने इन दोनों मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया। इलेक्शन से ठीक पहले पॉपुलिस्ट स्कीम को अनाउंस करना कांग्रेस के लिए एक आर्ट फॉर्म बन चुका था, और ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप रहा, क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में था। लेकिन कंप्लाइंट सुकुमार सेन के बाद मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे अपॉइंट किए गए जिनका एक ही मोटो था कि कुछ मत करो, बस सरकार को खुश रखो। और इसके बाद कांग्रेस के पास आता है एक सबसे बड़ा वेपन, आर्टिकल 356। अब हुआ क्या, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल करती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत डिसमिस कर देती थी। और 1965 से लेकर 1985 तक इसका भरपूर मिसयूज हुआ। और इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता था, चुपचाप खामोश रहता था। और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त होती थी, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर आते थे कि आप इलेक्शन की तैयारी करो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस के इशारों में तैयारी करने लग जाता था। वो सिर्फ एक पपट बनकर रह गया था। तो जो लोग आज कांग्रेस की तरफ से सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, सुना है मैंने, ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस।
अभी पिक्चर बाकी है। एक आईना आपके सामने ये भी है। ये कमजोर सिस्टम आप ही की देन है। आपने 40 साल तक इस सिस्टम का मिसयूज किया और तब आपको इसको ठीक करने की याद क्यों नहीं आई? जब आप दूरदर्शन को अपना पर्सनल मीडिया हाउस बनाए हुए थे तब आपको डेमोक्रेसी की याद नहीं आई? जब आप आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को गिराने पर तब आपको डेमोक्रेसी की हत्या नहीं दिखी थी? तो ये सवाल पहले आपको खुद से पूछना होगा। और जब कांग्रेस पे लगाम लगती है, पहली बार इसकी पावर को चोट लगती है, तो इस सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। ये चोट लगी थी 12 जून 1975 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया। इंदिरा गांधी पर इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करने का आरोप लगा और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। On June 12, 1975, Allahabad High Court gave a verdict and declared Indira Gandhi's election as illegal and pronounced her guilty of misusing the state machinery during the election. लेकिन इंदिरा गांधी बहुत बड़ी डिक्टेटर निकली। ठीक 13 दिन बाद 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी। In response to the Allahabad High Court judgment, instead of taking recourse to the law, she imposed the emergency, and I think that went very much against her. ऑपोजिशन के टॉप लीडर को जेल भेज दिया जाता है, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। और तब हमारे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी स्वामीनाथन। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डेमोक्रेसी में हुए इस अटैक पे एक्शन लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सरकार के हर ऑर्डर के सामने सरेंडर किया। जो इलेक्शन शायद जुलाई 1975 में हो सकते थे, उनको 21 महीने डिले किए गए, वो भी इंदिरा गांधी के आदेश पे। और तब तक हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली वर्क के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ठीक 2 साल बाद 1977 में जब इलेक्शन हुए तब इंदिरा गांधी पूरी तरीके से हार गई। In March 1977, elections in India saw the Janata Party bringing about a paradigm shift in Indian politics. It was the first time since independence that a non-Congress government had taken power at the center. सबने कहा इलेक्शन कमीशन की जीत हुई, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेसी जीत गई। लेकिन ये सब एक झूठ था। सच्चाई ये थी कि उस वक्त जनता बहुत गुस्से में थी। जनता के गुस्से की सुनामी के आगे ये पूरा का पूरा सिस्टम बह गया। ये ईसी की नहीं बल्कि जनता की जीत थी। लेकिन इस जीत ने उस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को इंडिपेंडेंट होने का सर्टिफिकेट दे दिया और यही झूठा सर्टिफिकेट आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम करने वाला था। 1989 आते आते दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक नया चेंज आया। अब पावर एक आदमी के हाथ में नहीं थी, अब पावर बहुत सारे प्लेयर्स के हाथ में थी। अब सरकार गठबंधन की थी और गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हो चुका था। अब हर पार्टी को ये पावरफुल इलेक्शन कमीशन चाहिए था और इस जरूरत के साथ पैदा हुए एक नए कमिश्नर टी.एन. सेशन। 12 दिसंबर 1990 को टी सेशन ने चीफ कमिश्नर का चार्ज हाथ में लिया और आते ही हंगामा कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की उन पावर का यूज करना शुरू कर दिया था जो अभी तक सिर्फ पेपरों में थी, और इनमें से सबसे बड़ी पावर थी MCC, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उससे पहले MCC सिर्फ पेपर्स में था, फिर सेशन ने इसे यूज करना शुरू कर दिया। नेताओं की गाड़ियां सीज होने लगी, रैलियां कैंसिल होने लगी, सरकारी हेलीकॉप्टर का प्राइवेट यूज करना बंद हो गया और ऐसा लगा जैसे डेमोक्रेसी का रिफॉर्मर आ गया था। Attention to integrity. ये है टी.एन. सेशन, जिन्होंने एक जमाने में एक बहुचर्चित जुमला बोला था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। तो सेशन साहब तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट ए बुलेट थ्रू योर स्टमक एंड ए बॉम्ब ऑन योर फेस। इससे पहले ना तो किसी ने चुनाव आयोग का ऐसा रूप देखा था, ना ही ऐसा दमदार नौकर। लेकिन MCC में एक कमी थी। वो कमी ये थी कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ सभी पार्टियों की सहमति से बना एक मोरल कोड है और इस मोरल कोड को तोड़ने की सजा सिर्फ बदनामी है, ना कोई फाइन ना कोई जेल। सेशन की सक्सेस उनकी पर्सनैलिटी की वजह से थी, ना कि MCC की वजह से। जैसे ही एक कमजोर चीफ कमीशन आया, MCC फिर से पेपरों में चला गया और MCC एक ऐसा अनसुना सच है जो कभी भी कोई भी पार्टी कभी भी एक्सप्लेन नहीं करती, कभी भी हमें नहीं बताती। लेकिन सवाल है कि अगर MCC इतना कमजोर था तो सेशन को अपॉइंट करने के पीछे क्या वजह थी? क्या वो रास्ते, क्या वो मकसद थे?
दिसंबर 1990 में प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर की सरकार थी जिन्होंने सेशन को अपॉइंट किया था। तब लॉ मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे और तब की सरकार थोड़ी वीक थी। वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट की सरकार गिर चुकी थी और चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के सपोर्ट पे टिकी थी। No, there is no question of my support in the Congress High because Congress High has to decide from whom they want to get the support. Our party is not in very much strength in the parliament, but we shall be supporting any political party which is ready to tackle the problems of this country. और ऐसे माहौल में एक ऐसे शख्स को लाना जो पूरे सिस्टम को हिला दे, ये कई लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में था और इसका सबसे बड़ा एविडेंस है 25 सितंबर 1990। इस दिन लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा को शुरू करते हैं। खुलेआम धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे। देश भर में दो संप्रदायों के बीच में टेंशन का माहौल था। ये चीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा वायलेशन करती थी। लेकिन सेशन ने क्या किया? कुछ नहीं। जिस चीज को इलेक्शन कमीशन ने रोकना चाहिए था उसे बिहार में तब के सीएम लालू प्रसाद यादव रोकते हैं, वो भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से। अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। इस हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? और अब जैसे ही वीपी सिंह की सरकार गिरी तो कांग्रेस के सपोर्ट से नरसिम्हा राव पीएम बने और सेशन एक वन मैन पावर के मिशन में निकल चुके थे। सेशन का मकसद भारत की डेमोक्रेसी को बचाना बिल्कुल नहीं था। इनका मकसद था कि देश में इसी की इमेज सबसे पावरफुल दिखे। अब इनके इस एटीट्यूड को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने एक गेम खेला। तब के पीएम थे नरसिम्हा राव। उन्होंने इस सिस्टम के तीसरे लूप होल का यूज किया, आर्टिकल 324 का। 1 अक्टूबर 1993 को सरकार ने अचानक 2 और कमिश्नर्स को अपॉइंट किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तीनों कमिश्नर के पास इक्वल पावर होना जरूरी था और इलेक्शन कमीशन का हर डिसीजन मेजॉरिटी वोट से होगा। मतलब 3 में से 2 वोट अगर ज्यादा होंगे तो उसे ही इसी का फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब ये कांग्रेस सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे सेशन की पावर खत्म हो गई और सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट के हाथ में था। अब सेशन का वर्किंग स्टाइल एक पैराडॉक्स था। उन्होंने इलेक्शन की धांधलियां नहीं रोकी बल्कि इस धांधली वाले सिस्टम को और भी अपग्रेड कर दिया। पहले गुंडों के जरिए पोलिंग बूथ में कब्जा किया जाता था, लेकिन अब अपॉइंटमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर प्रेशर से सारा का सारा सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता था। सेशन ने सिस्टम को ठीक नहीं किया बल्कि उन्होंने साबित किया अगर कोई इंडिविजुअल के पास विल पावर है तो वो पूरी की पूरी सिस्टम को हिला सकता है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने साबित किया कि अगर रूलिंग पार्टी के पास विल पावर है तो वो किसी भी इंडिविजुअल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। Analysts believe they had been appointed in a bid to clip the wings of the Chief Election Commissioner Mr. T.N. Seshan. और 90s तक कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे सिस्टम की ट्रेनिंग ले चुकी थी और इसको कंट्रोल करना अच्छे से जान चुकी थी। अब अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो पावर में आने से पहले बीजेपी ने 10 साल तक ईवीएम और ईसी की क्रेडिबिलिटी पर अटैक किया। BJP leader L.K. Advani has now initiated. He has raised questions about electronic voting machines being tamper-proof and also demanded that ballot boxes be reintroduced starting with the Maharashtra Assembly elections. बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करने की बात की, लेकिन 2014 में बीजेपी जब पावर में आई तो उन्होंने सिस्टम को ठीक करने के बजाय कंट्रोल करने में ज्यादा फोकस किया। The elephant in the room is the election commission truly a neutral body or is it a government appointed body? Should there be a relook therefore at appointment processes? और जिस ईवीएम को बीजेपी टेम्पर प्रूफ नहीं मानती थी, पावर में आने के बाद ईवीएम उनके लिए प्राइड ऑफ नेशन बन गया। वही इलेक्शन कमीशन जिसे बीजेपी कांग्रेस का एजेंट कहती थी, अब बीजेपी के लिए इंडिपेंडेंट हो गया। आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। अब ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, इसके कुछ पैटर्न हैं जो आपको भी देखने चाहिए। 2009 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहते थे कि जब तक इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर नहीं कर देता है कि ईवीएम फुल प्रूफ है, तब तक चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू होने चाहिए। उस वक्त बीजेपी ने ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर पूरी की पूरी बुक छाप दी थी और जब 2014 में बीजेपी जीतती है, पावर में आती है, तो उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स को ये लगता है कि ईवीएम की जैसी
टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। ईवीएम देश के लिए बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है, जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, तो बटन दबा करके वोट देना चाहता है। और रही बात कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, जो 2014 के इलेक्शन हारे थे, इन सब के लिए 2014, 2019, 2024 इन सब में ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई थी। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। मतलब कहने का मतलब यह है कि ईवीएम के नाम पे हर हारने वाली पार्टी ने इसका रोना रोया और ईवीएम को ही दोषी ठहराया, और ये सब कुछ एक पॉलिटिकल कल्चर बन गया था। और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ही स्टेटमेंट रहता था 2014 में, 2019 में, 2024 में कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, वन टाइम प्रोग्रामेबल मशीन है, ये किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ती है, तो इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं है, यहाँ लड़ाई है उस नैरेटिव की जिसे हर पार्टी कंट्रोल करना चाहती है। अगर बात करूं गुजरात की, फरवरी 2002 को जो गुजरात में दंगे हुए थे, उस माहौल में महीनों तक नफरत का माहौल बना पड़ा था। और इस पोलराइज्ड माहौल के बीच 19 जुलाई 2002 को तब के सीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा को भंग करके तुरंत इलेक्शन करने की सिफारिश करते हैं। यहाँ पर उनका पॉलिटिकल कैलकुलेशन साफ दिख रहा था। उनको पता था अगर इस माहौल में इलेक्शन हुए तो इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना था। और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे JM लिंधो। और फिर 16 अगस्त को लिंधो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त गुजरात में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही वो इस बात को कहते हैं तो लिंधो के ऊपर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, और सीएम नरेंद्र मोदी एक रैली में उनके धर्म के ऊपर एक कमेंट कर देते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहा क्योंकि लिंधो क्रिश्चियन हैं। और धीरे धीरे रूलिंग पार्टी का प्रेशर काम करने लगता है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, और एंड में इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ता है। और ठीक इसी साल दिसंबर 2002 में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, जिससे बीजेपी की बम्पर जीत होती है। और इलेक्शन कमीशन, जिसको पावर होनी चाहिए थी इलेक्शन रोकने की, वो सिर्फ इलेक्शन का शेड्यूल कंट्रोल करके रूलिंग पार्टी के जीत का रास्ता साफ कर देता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की हेल्प क्यों नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस सिस्टम को साफ करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश को इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर खराब कर दिया, फेल कर दिया। जैसे कि साल 2002 ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कैंडिडेट को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, अपने एसेट्स और अपनी एजुकेशन की डिटेल शेयर करनी होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 19A(1) के तहत भारत के सभी वोटर को उनके कैंडिडेट के बैकग्राउंड को जानने का हक है, कि उनका कैंडिडेट कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस हैं और उसकी एजुकेशन क्या है। लेकिन इसके बदले में सारी पार्टियां क्या करती हैं, वो पार्लियामेंट में जोर लगाती हैं कि इसके खिलाफ कोई कानून बनाओ, और पार्टियां चुपचाप से ये सारी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दे देता है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इन रिपोर्ट को देखकर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, वो सिर्फ इन डिटेल को देखता है और अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देता है। वो चाहे तो इन डिटेल्स को शेयर करके पब्लिक को अवेयर कर सकता है कि आपके एरिया का कैंडिडेट क्या है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसको देखने के बाद ही आप वोट दें। लेकिन बात वही है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सरकार का इतना इनडायरेक्ट कंट्रोल है कि वो ऐसी जानकारियां कभी भी अवेयरनेस के रूप में शेयर नहीं कर पाता। एक और केस, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 साल से ज्यादा सजा काटने वाले MLA MP डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उस वक्त की UPA सरकार इस चीज को बदलने के लिए एक अध्यादेश लाती है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में उस अध्यादेश को वापस ले लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे सारी पार्टियों की इंटेंशन साबित हो जाती है कि वो अपनी पार्टी में क्रिमिनल
क्रिमिनल्स को अलग नहीं कर सकते। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वोट चोरी बहुत तरीकों से की जाती है, कभी इन्फ्लुएंस करके, कभी प्रेशर में डाल के, और ये सारी चीज सारी पार्टियां पहले से प्लान करके चलती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। आपकी रीजनल पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, इन सब पार्टियों ने भी मैनिपुलेशन का एक सिग्नेचर स्टाइल को डेवलप किया है। जैसे कि अगर मैं वेस्ट बंगाल की दो बड़ी पार्टियों के बारे में बात करूं, टीएमसी और लेफ्ट फ्रंट, तो वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वॉयलेंस, दूसरे कैंडिडेट पे हमला करना, उसे डराना धमकाना इलेक्शन का एक हिस्सा बन चुका है। लेफ्ट फ्रंट ने अपने 34 साल के राज में साइंटिफिक रिगिंग को एक आर्ट फॉर्म बना दिया था। इसका मतलब था फर्जी वोट करवाना, अपोजिशन के पोलिंग एजेंट को डराना धमकाना और वहां से भगा देना, और गरीब वोटर्स को धमका के जबरदस्ती अपने फेवर में वोट डलवाना। और वही चीज सेम टीएमसी कर रही है। वो भी हमले करती है, धमकाती है, और शायद उससे भी कहीं गंदे लेवल में इसको खेल रही है। Breaking news coming in from West Bengal. TMC defector Sabyasachi Datta, who recently joined the BJP, has alleged that he was attacked by TMC goons while he was on his way to meet a BJP supporter in Badannagar in West Bengal. और इन सब चीजों में हमारा इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। तो वोट चोरी तो यहाँ भी हुई है, बंगाल की पार्टियों ने भी वोट चोरी करवाई है, भले ही उसकी फॉर्म अलग है। अगर मैं तमिलनाडु की डीएमके और AIADMK इन दो पार्टियों की बात करूं, तो इन दोनों पार्टियों ने देश में कैश फॉर वोट का सिस्टमैटिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसको तिरुमंगलम फॉर्मूला कहते हैं। इस मॉडल में हर वोट की कीमत लगाई जाती है। वोटिंग से एक रात पहले घर घर जाके पैसे बांटे जाते हैं, प्रेशर कुकर बांटा जाता है, दूध के पाउच के साथ पैसे दिए जाते हैं, औरतों को साड़ी और पैसे दिए जाते हैं। Now it's raining money for voters in Tiruchendur in Tamil Nadu. Shortly after Jayalalitha asked voters to accept money given to them by the DMK ahead of the by-polls, her party men have been arrested with 40 lakh rupees in cash allegedly meant to be distributed to voters. Sam Daniel. ये सब कुछ इन दो पार्टियों के एक बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और यहाँ भी इलेक्शन कमीशन चुप रहता है, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता इन पार्टियों के खिलाफ। तो क्या ये दोनों पार्टियां वोट चोरी कर रही थी या नहीं कर रही थी? और अब यूपी और बिहार की लोकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, इन सब की बात करते हैं। इन सब पार्टियों का एक कॉमन मॉडल है, दबंगई और जातिवाद के नाम पे वोट मांगना, अपने फेवरेट कास्ट के ऑफिसर्स को अपने फेवरेट जिलों में डीएम और एसपी बना देना, इलेक्शन से ठीक पहले आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर, ताकि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग पार्टी के लिए काम करे और मैक्सिमम वोट्स इन्हीं के फेवर में जाए। क्या ये वोट चोरी नहीं है? और ये वही नेताजी हैं जो दिल्ली में आकर बोलते हैं सेव डेमोक्रेसी, लेकिन अपने स्टेट में जब ये सीएम थे तब ये हर उस नियम को तोड़ते थे जिससे डेमोक्रेसी मरती थी। तो अगर आप इनकी पार्टी के सपोर्टर हो या इनके सपोर्टर हो, तो आप खुद से सवाल पूछिए कि इन नेताजी को दिल्ली में तो डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन अपने शासनकाल में अपने स्टेट में ये उन्हीं डेमोक्रेसी का खात्मा कर देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? अब बात करते हैं लास्ट 10 सालों की, 2014 से लेकर अब तक की। तब से लेकर अब तक खेल का लेवल बहुत बदल गया है। अब इन्फ्लुएंस करने की या प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है, अब है सिस्टमैटिक कैप्चर करने की, जहां पर हर नियम को, हर कानून को रूलिंग पार्टी के बेनिफिट के लिए डिजाइन किया गया। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है 30 जनवरी 2024 चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के इलेक्शंस की काउंटिंग चल रही थी। रूम में कैमरे लगे पड़े थे, डिस्प्ले में काउंटिंग के नंबर शो हो रहे थे, और देख के ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी किन्हीं एक का कोई एक कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन तभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मासी आते हैं और कैमरे के सामने 8 बैलेट पेपर में क्रॉस कर देते हैं, जिससे कि ये 8 वोट काउंट नहीं होते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और 20 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है और पूरा रिजल्ट को पलट देता है, और विनर कोई और बनता है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप होंगे मेयर अब चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी विजेता घोषित, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अब सोचिए, ये सिर्फ मेयर के चुनाव थे, जबकि हमारी कंट्री में 543 लोकसभा की सीट्स के लिए चुनाव होते हैं। क्या इनमें काउंटिंग ठीक ढंग से होती है? मैं बस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन ये तो एक ट्रेलर था, असली फिल्म तो तब शुरू हुई जब सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर दिया। अब ये कैसे किया? तो इसके लिए आपको 1 साल पीछे जाना होगा। मार्च 2023 में अनूप बेनीवाल वर्सेस यूनियन
यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिक जजमेंट देता है। कोर्ट ने कहा जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती तब तक इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री, अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। इसका मेन गोल था प्रोसेस को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से बाहर करना, फ्री करना। लेकिन गवर्नमेंट को ये जजमेंट पसंद नहीं आता है, इसलिए दिसंबर 2023 में सरकार पार्लियामेंट में एक नया कानून लाती है। Big news coming in, CEC bill passed by the parliament. The highly contentious Chief Election Commissioner The Chief Election Commissioner and Other Commissioner Act 2023। अब इस नए एक्ट ने कमेटी को बदल दिया। इस लॉ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से बाहर कर दिया और उनकी जगह लेते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे प्रधानमंत्री अपनी चॉइस से नॉमिनेट कर सकते हैं। The bill actually further seeks to establish a committee of the Prime Minister, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, and a cabinet minister nominated by the Prime Minister to select members of the Election Commission। मतलब सरकार ने कानून की ताकत का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बेअसर कर दिया। अब इस कमेटी में सरकार के 2 मेंबर हैं और अपोजिशन का 1 मेंबर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने के लिए बस 2 ही वोट चाहिए। जिसके वोट ज्यादा होंगे उसका चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। बहुत बेसिक सा रूल है। अब ये 75 साल पुराने चल रहे गेम का एंड गेम था। अब ये मान के चलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब ये कहीं ना कहीं सरकार के कंट्रोल में है, जिसको आजाद होना चाहिए था और जिससे उसकी आजादी छीन ली गई थी। अब इस नए कंट्रोल सिस्टम का एक बड़ा टेस्ट होने वाला था। बिहार में जून 2025 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार इलेक्शन के ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR इसको लॉन्च किया और बोला गया कि इसका गोल है इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई करना। लेकिन इसका तरीका बहुत कंट्रोवर्शियल था। इसने लाखों वोटर्स से अपनी सिटीजनशिप साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे और उसके बाद ड्राफ्ट रोल से 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। अब अपोजिशन सवाल करता है, जिसमें कांग्रेस और RJD शामिल है। उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को वोट चोरी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझ के गरीब वोटर्स के नाम काटे गए और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है। बिहार में SIR इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही क्योंकि पार्टनरशिप है। अब इसके जवाब में 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के लगता नहीं है कि ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट देख के ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह डिफेंड कर रहे हैं। अब इनके आर्ग्यूमेंट ये थे कि वोट चोरी ऐसा वर्ड यूज करना इंडिया की पब्लिक को मिसलीड करना है, और ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को लगता था कि गड़बड़ी हुई थी तो 45 डेज के अंदर पिटीशन क्यों फाइल नहीं की। और राहुल गांधी से कहते हैं कि वो 7 दिन के अंदर एफिडेविट में साइन करके हमें दे, वरना टीवी में आके देश के सामने माफी मांगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। इन्होंने एक और चीज कही कि मशीन रीडिंग वोटर लिस्ट इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वोटर की डिटेल शेयर करना उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब इसके रिप्लाई में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा बोलती है कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो हमें धमकियां दे रहा है। और बाकी जो अदर पार्टियां हैं लाइक TMC वो कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की ब्रांच है। अब जो भी ये बातें हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये उस 75 साल पुराने लूपहोल्स का नतीजा था जब अंपायर चुनने की पावर कैप्टन को सौंपी गई थी। तो उस अंपायर के हर फैसले में सवाल तो उठेंगे और ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा क्राइसिस है। तो 75 साल की इस कहानी में संविधान की ऐसी कमजोरी जिसकी बहती गंगा में हर पार्टी ने अपने हाथ धोए, लेकिन सत्ता में रहते हुए कभी भी इस सिस्टम को ठीक नहीं किया और अपोजिशन में रहते हुए रोना रोया। इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में बोले कि व्हाट अबाउट कांग्रेस, व्हाट अबाउट बीजेपी, व्हाट अबाउट इलेक्शन कमीशन, तो ये वीडियो व्हाट अबाउट के लिए नहीं था, ये वीडियो है सबकी अकाउंटेबिलिटी के लिए। सवाल आपसे है,
चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो। जब आपकी फेवरेट पार्टी धांधली करती है तो आपके लिए वो मास्टर स्ट्रोक होता है, लेकिन जब दूसरी पार्टी हंगामा करती है तो आपके लिए डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। जब आपकी अपनी पार्टी के नेता हेट स्पीचेस देते हैं तो आप चुप रहते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं तो आप हंगामा करते हैं। तो आप इस हिपोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सही कौन गलत, सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको किसी पार्टी का सपोर्टर बनना है या भारत का सिटीजन बनना है।